देवगढ़ गांव में जमींदार रघुवीर सिंह अपनी पत्नी शारदा और 2 बेटियों के साथ रहता था। बड़ी बेटी नैना और छोटी बेटी सुमन। सुबह का समय था। नैना बैठी किताब पढ़ रही थी, तभी शारदा प्यार से बोली, मेरी बेटी तो सच में हमारा नाम रोशन करेगी। देखो कैसे मन लगाकर पढ़ती है। हाँ, मुझे भी यही लगता है शारदा। नैना जैसी बेटी सबको मिलनी चाहिए, समझदार और सुशील। ये सुमन कहाँ है और ये पढ़ाई क्यों नहीं कर रही? अरे वो रसोई में खाना बना रही है। इस बार फिर से महारानी परीक्षा में फेल हो गई है। हर बार वही कहानी, न पढ़ाई में मन लगता है न कोई हुनर। क्या होगा इसका आगे? तभी सुमन रसोई से बाहर आती है और बोलती है, माँ, मैंने रसोई का सारा काम कर दिया है। क्या मैं भी अब पढ़ने के लिए बैठ जाऊं? अरे पढ़कर क्या कर लोगी? जितनी बार बैठी हो उतनी बार फेल ही तो हुई हो। माँ, पिताजी इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगी और परीक्षा में अच्छे अंक लाऊंगी। रघुवीर सिंह का चेहरा सख्त हो गया। उनकी आवाज में गुस्सा और अपमान का बोझ था। कोशिश करने से कुछ नहीं होता। तुम्हारी हर बार परीक्षा में फेल होने की वजह से हमें सबके सामने बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। अगर इस बार फिर से तुम फेल हुई तो हम तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। ये शब्द सुमन के दिल में किसी चोट की तरह उतर गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगले दिन दोपहर का समय था। नैना और सुमन साथ साथ घर की ओर लौट रही थीं। रास्ते के मोड़ पर गांव की कुछ औरतें पानी भरते हुए आपस में बातें कर रही थीं। जैसे ही उनकी नजर सुमन पर पड़ी, उनकी आवाजें धीमी होने के बजाय और तीखी हो गईं। अरे देखो, जमींदार की छोटी बेटी जा रही है, वही जो हर साल परीक्षा में फेल हो जाती है। बेचारी, पढ़ाई इसके बस की नहीं। आखिर कब तक घर में बोझ बनी रहेगी? सुमन के कदम अपने आप धीमे पड़ गए। उसका सिर झुक गया, आंखें भर आईं। उन औरतों के शब्द सुमन के दिल में कांटों की तरह चुभते रहे। दीदी, लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं? लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो सुमन। चलो घर, देर हो रही है। कुछ समय बाद दोनों बहनें हवेली पहुंच गईं। दरवाजे के भीतर कदम रखते ही सुमन ने राहत की सांस लेने की कोशिश की, पर यह राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। आ गई तुम दोनों? नैना, तू जाकर हाथ मुंह धो ले और फिर खाना खा लेना। और तू पहले रसोई में जाकर सब्जी काट, फिर आंगन में झाड़ू लगाना है। माँ, मैं विद्यालय से अभी आई हूँ। थोड़ा आराम करने दो, फिर सारा काम कर दूंगी। आराम? पढ़ाई तो होती नहीं, अब काम से भी जी चुरा रही है। अरे पढ़ाई ना सही, काम करना तो अच्छे से सीख ले, वरना ससुराल में भी क्या अपने माँ बाप की नाक कटवाएगी? जी माँ, अभी करती हूँ। शाम ढल चुकी थी। थोड़ी ही देर में रघुवीर बाजार से लौट आए। उनके हाथ में कपड़ों से भरे थैले थे। आ गए आप? इतनी देर हो गई, क्या लाए हैं बाजार से? दोनों बेटियों के लिए सर्दी के कपड़े लाया हूँ, ठंड बढ़ रही है। नैना और सुमन वहीं पास में खड़ी थीं। नैना के चेहरे पर हल्की उत्सुकता थी। सुमन बस चुपचाप सब देख रही थी, बिना कोई उम्मीद जताए। थोड़ी देर बाद रघुवीर अंदर चला गया। उसके जाते ही शारदा का चेहरा खिल उठा। लो नैना, ये तुम्हारे लिए है। धन्यवाद माँ। माँ, मेरे लिए क्या लाए हैं पिताजी? तुम्हारे लिए अभी कुछ नहीं है। पर माँ, पिताजी ने तो कहा था दोनों के लिए लाए हैं। हाँ, कहा था, लेकिन तुम्हें अब कुछ भी तभी मिलेगा जब तुम परीक्षा में पास हो जाओगी। बिना नतीजे के कुछ नहीं मिलेगा। हर बार फेल होकर इनाम की उम्मीद मत रखा करो। तभी नैना एक कदम आगे बढ़ी और बोली, माँ, आप सुमन के साथ हमेशा ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? वो भी तो कोशिश कर रही है और ठंड तो सबको लगती है। नैना, तुम बीच में मत बोलो। तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना है, इन सब बातों पर नहीं। नैना चुप हो गई, पर चेहरे से खुशी गायब हो चुकी थी। सुमन की आंखें भर आईं। उसने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। रात गहराती जा रही थी। हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। सब सो चुके थे। सुमन चुपचाप फर्श पर बैठी अपनी किताब खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी नैना अंदर आती है और बोलती है, अरे सुमन, तू अभी तक जाग रही है? नींद नहीं आ रही थी दीदी, सोचा थोड़ा पढ़ ही लूं। आज जो हुआ, माँ का वो व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं जानती हूँ तू कोशिश करती है, बस हालात तेरे खिलाफ हैं। दीदी, कभी कभी लगता है कि मैं इस घर में बस बोझ हूँ। न रंग अच्छा है, न पढ़ाई में तेज। फिर भी मैं बस एक मौका चाहती हूँ। खुद को कम मत समझ। हर किसी की रफ्तार अलग होती है और याद रख, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर इस बार भी मैं पास नहीं हुई तो माँ ने जो कहा है वो सच कर देंगी। सुमन की आंखों में उदासी थी। किताब हाथ में होते हुए भी उसका मन पढ़ाई में नहीं, आने वाले डर में उलझा था। अगले दिन नैना और सुमन विद्यालय के लिए निकल जाती हैं और रघुवीर भी अपने काम के लिए निकल जाता है। तभी शारदा के घर गांव की कुछ औरतें आई हुई थीं। एक औरत मुस्कुराते हुए बोली, शारदा, नैना तो सच में होनहार है। पढ़ाई में भी आगे और स्वभाव भी कितना अच्छा है। हाँ, बड़ी है ना,
जिम्मेदारी समझती है। पर सुमन का क्या? वो तो हर वक्त चुप चुप सी रहती है। लगता ही नहीं कि दोनों बहनें हैं। एक ही घर में पलकर भी कितना फर्क निकल आता है। औरतों की बातें सुनते सुनते शारदा का चेहरा बदलने लगा। उसे लगने लगा जैसे सुमन ही उसकी शर्मिंदगी की वजह हो। वो बाहर से शांत दिख रही थी, मगर भीतर ही भीतर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैं भी यही कहती हूँ। नैना ने तो कभी मुझे शिकायत का मौका ही नहीं दिया, पर सुमन, उसे समझ ही नहीं आता कि जिंदगी मजाक नहीं है। कुछ दिनों बाद परीक्षा का परिणाम आ गया। नैना पास हो गई थी, अच्छे अंकों के साथ। वहीं बदकिस्मती से सुमन असफल रह गई। देख लिया आपने, वही हुआ जिसका डर था। कितनी बार समझाया इसे, मगर इसने कभी मेहनत की ही नहीं। सुमन, ये घर कोई खेलने की जगह नहीं है। एक ही छत के नीचे रहकर भी अपनी बहन से कुछ नहीं सीखा तुमने। पिताजी, मैंने सच में कोशिश किया था इस बार। कोशिश? नाकाम लोग हमेशा यही बहाना देते हैं। आज गांव भर में मेरी नाक कटवा दी तुमने। माँ, इस बार सुमन को माफ कर दो। अगली बार जरूर कोशिश करेगी। नैना, तुम बीच में मत बोलो। इसकी वजह से तू भी बदनाम हो जाएगी। मुझे एक मौका और दे दीजिए माँ। रघुवीर चुपचाप सब देखता रहा। उसकी खामोशी भी सुमन के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। शारदा ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, कोई मौका नहीं। इस घर में नाकाम लोगों के लिए जगह नहीं है। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ और कभी वापस मत आना। सुमन की दुनिया जैसे उसी पल उजड़ गई। आंखों में आंसू लिए वो धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ी। नैना की सांसें अटक गईं, लेकिन वो भी कुछ न कह सकी। आंखों में आंसू लिए सुमन चुपचाप चलती रही और एक घने जंगल में जा पहुंची। जंगल का रास्ता भी जैसे उसकी खामोशी समझ रहा हो। भगवान, अगर किस्मत ही ऐसी थी तो मुझे उस घर में जन्म क्यों दिया? गलती हर बार मेरी ही क्यों बन जाती है? चलते चलते वह तालाब के किनारे आ पहुंची। वहां एक बूढ़ी माँ झुकी हुई कपड़े धो रही थी। कांपते हाथ और थका चेहरा देखकर सुमन वहीं ठहर गई। अरे माँ, तुम्हारे घर में कोई नहीं जो तुम्हारे कपड़े धो दे? तुम्हें तो बहुत तकलीफ हो रही होगी। क्या करूं बेटी, बुढ़ापे में बेटा बहू ने घर से निकाल दिया। थोड़े से बर्तन देकर कह दिया, अब जहां मन हो वहीं रहो। अब अपने कपड़े तो खुद ही धोने पड़ेंगे। अरे दया आती है तुम्हारी हालत देखकर। माँ, तुम बैठो पेड़ की छाया में, मैं तुम्हारे कपड़े धो देती हूँ। रहने दे बेटी, ठंड लग जाएगी तुझे। मैं खुद ही कर लूंगी। वैसे भी रोज तू मदद के लिए नहीं आएगी। रोज ना सही, आज तो कर सकती हूँ ना। अब और बहस मत करो, बैठो आराम से। अब तू इतनी विनती कर रही है तो ठीक है, मैं थोड़ा बैठ लेती हूँ। फिर वह बूढ़ी माँ एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हवा के हल्के झोंकों के बीच सुमन कपड़े धोने लगती है। बूढ़ी माँ उसे देखती रहती है, जैसे अपनी ही बेटी को देख रही हो, और सुमन से पूछती है, बेटी, तू इस वक्त इस जंगल में अकेली क्या कर रही है? माँ, मेरे माता पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। उन्होंने बोला कि उनके घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। सुमन धीरे धीरे बूढ़ी माँ को सारी बातें बताती है। बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बूढ़ी माँ खामोशी से सुनती रही। उसकी आंखें भी नम हो गईं। माँ बाप का दिल इतना कठोर भी हो सकता है, ये सोचकर ही मन कांप जाता है। मेरे साथ चलो बेटी, जब तक रास्ता न मिले मेरा घर ही तुम्हारा घर समझना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। अगर आप न मिलती तो पता नहीं इस घने जंगल में मैं कहाँ जाती। सुमन बूढ़ी माँ के साथ निकल पड़ी। दोनों तालाब से दूर पेड़ों के बीच बने छोटे से घर की ओर चल पड़ी। घने पेड़ों के बीच से गुजरता संकरा रास्ता उन्हें जंगल के भीतर बनी एक छोटी सी झोपड़ी तक ले आया। आजा बेटी, ये घर छोटा है पर दिल से तुझे अपनाने की जगह है। थक गई होगी, थोड़ा सुस्ता ले, फिर कुछ खा लेना। सुमन की आंखें फिर भर आईं। पहली बार किसी ने उससे बिना सवाल किए बस उसका हाल पूछा था। उस झोपड़ी के भीतर उस रात डर नहीं था, बस सुकून था। शाम ढल चुकी थी। नैना चौखट के पास खड़ी थी। उसकी नजर बार बार रास्ते की ओर जाती, जैसे हर आहट में उसे सुमन के कदमों की उम्मीद हो। माँ, पता नहीं सुमन कहाँ होगी। इतना समय हो गया है। आपने तो उसे बस इतनी सी बात के लिए घर से बाहर निकाल दिया था। माँ, क्या आपको उसकी याद नहीं आती? जिस लड़की को घर की इज्जत की कोई कदर नहीं, जो हर बार हमें शर्मिंदा करे, उसकी याद क्यों आए मुझे? माँ, वो भी तो आपकी बेटी है। गलती एक बार होती है नैना। जो बार बार गिरे उसे संभालने का ठेका मेरा नहीं। जिसे जाना था वो चली गई। अगली सुबह शारदा ने देखा कि गांव में असामान्य हलचल थी। लोग अपने काम छोड़कर चौराहे की ओर जा रहे थे। उत्सुकता में शारदा भी वहां पहुंची। चौराहे पर भारी भीड़ जमा थी। बीच में देवगढ़ राज्य के सिपाही खड़े थे
और उनके सामने राज्य के मंत्री घोषणा कर रहे थे। सुनो सुनो, महाराज का हुक्म है, राजमहल में राजकुमार के लिए योग्य कन्या का चयन किया जाएगा। राज्य की सभी योग्य कन्याओं को अवसर दिया जाएगा। चयन परीक्षा द्वारा होगा। जो परीक्षा में उत्तीर्ण होगी वही बनेगी राजकुमार की दुल्हन। ये घोषणा सुनते ही शारदा के चेहरे पर चमक आ गई। उसके मन में तुरंत नैना का चेहरा उभर आया। मेरी नैना समझदार और पढ़ी लिखी है, योग्यता की कसौटी पर वही खरी उतरेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी नैना ही राजकुमार की दुल्हन बनेगी। कुछ ही देर बाद वही खबर बूढ़ी माँ के कानों तक पहुंची। आंखों में चमक और चेहरे पर उत्साह लिए वो तेज तेज कदम बढ़ाती हुई अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ चली। बेटी, क्या तुझे पता है, आज राजा के लोग पूरे गांव में नगाड़ा बजाकर खबर सुना रहे थे। हमारे राजा अपने राजकुमार के लिए योग्य कन्या ढूंढ रहे हैं। तो उसमें हमारा क्या भला माँ? राजकुमार तो किसी राजकन्या से ही शादी करेंगे। तुम्हें हमारे राजा के बारे में कुछ पता ही नहीं। वो बहुत नेक इंसान है और वैसे भी राजकुमार किसी को यूं ही नहीं चुनेगा। एक परीक्षा होगी, जो उस परीक्षा में विजयी होगी वही बनेगी राजकुमार की दुल्हन। बूढ़ी माँ ने जब पूरी बात सुमन को बताई तो उसे लगा ऐसे अवसर उस जैसे लोगों के लिए नहीं होते। लेकिन बूढ़ी माँ का विश्वास शब्दों से ज्यादा गहरा था। आने वाली परीक्षा किस्मत नहीं, योग्यता तय करेगी। दूसरी ओर शारदा के चेहरे पर उत्सुकता और हल्की बेचैनी साफ झलक रही थी। शारदा ने बिना देर किए रघुवीर को यह बात बताई। क्या आपको पता है, आज गांव में बड़ी खबर सुनने को मिली है। कैसी खबर? राजा के लोग पूरे गांव में ढिंडोरा पीट रहे थे। राजकुमार के लिए योग्य कन्या की तलाश हो रही है। परीक्षा होगी जिसमें हुनर और बुद्धि देखी जाएगी। और मुझे लगता है हमारी नैना से बेहतर लड़की कौन ही है इस गांव में। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो शारदा। नैना जैसी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की पूरे गांव में नहीं है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो हमारी बेटी की जिंदगी बदल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो ये हवेली और हमारा नाम सब और ऊंचा हो जाएगा। इधर राजमहल के शांत कक्ष में राजा गंभीर मुद्रा में बैठे हैं। सामने मंत्री खड़े हैं। वातावरण में किसी बड़े निर्णय की आहट है। तो मंत्री जी, जो काम हमने आपको सौंपा था वो ठीक से हुआ है ना? हाँ महाराज, बिल्कुल आपकी इच्छा अनुसार ही काम हुआ है। पूरे राज्य में खबर पहुंचा दी है। बस अब थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, हमें अपने राज्य के लिए एक योग्य रानी मिल जाएगी। राजा कुछ क्षण मौन रहते हैं, मानो आने वाले समय की कल्पना कर रहे हों। फिर धीरे से कहते हैं, हाँ, राजकुमार से भी इस बारे में बात करनी है। उसे अभी कुछ बताया नहीं गया है, पर मुझे विश्वास है कि मेरे निर्णय से वो असहमत नहीं होगा। बात तो सही है आपकी महाराज, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब मैं राजकुमार को बुलाता हूँ। फिर मंत्री जी राजकुमार को बुलाते हैं। पिताजी, आपने मुझे तुरंत बुलाया। सब ठीक तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, अब शरीर पहले जैसा कहाँ रहा। जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, वैसे ही बुढ़ापा शरीर को अंदर से कमजोर कर देता है। इसीलिए तुम्हारे और इस राज्य के भविष्य के लिए कुछ निर्णय लेने हैं। पिताजी, आपके जैसा अच्छा राजा हमारे ही नहीं, पूरे राज्य के लिए वरदान है। पर मैं हमेशा नहीं रहूंगा पुत्र। इसीलिए चाहता हूं कि तुम्हें अब शासन की जिम्मेदारी दूं और तुम्हारे विवाह के लिए कन्या की तलाश जारी हो चुकी है। आप मेरे पिता हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे वही मेरे लिए उचित होगा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। तो सब तय रहा, बस अब एक योग्य कन्या का चयन बाकी है। वो भी जल्दी हो जाएगा। तुम मेरे साथ रहना पुत्र। पिताजी, आप निश्चिंत रहिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। राजमहल के विशाल प्रांगण में आज विशेष हलचल थी। दूर दूर से आई कन्याएं सजी संवरी पंक्तियों में खड़ी थीं। एक ओर सुमन बूढ़ी माँ के साथ खड़ी थी। साधारण वस्त्रों में होते हुए भी उसकी आंखों में उम्मीद झलक रही थी। तभी उसकी नजर नयना पर पड़ी, जो शारदा के साथ सजी संवरी खड़ी थी। सुमन खुशी से उनकी ओर बढ़ी। माँ, दीदी, आप लोग भी आए हैं। मुझे आप सबकी बहुत याद आती है। अरे देखा है खुद को, यहाँ तेरे जैसी लड़की से राजकुमार शादी करेंगे, ऐसा सोचा भी कैसे तूने? अपनी जगह जाकर खड़ी रह, तमाशा मत बना। शारदा की बात सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गया। वह बिना कुछ कहे बूढ़ी माँ के पास लौट आई। कुछ समय बाद राजा सभा में पधारते हैं। महाराज, राज्य की सबसे सुंदर और गुणी कन्याएं उपस्थित हैं। यदि आप आदेश दें तो परीक्षा आरंभ की जाए। हाँ, तो कुल मिलाकर तैयारी पूरी हो चुकी है। जी महाराज। तो फिर ठीक है, बुलाइए उन्हें। तभी सभा के एक कोने से शारदा आगे बढ़ती है। महाराज, ये मेरी बेटी नैना है। न केवल सुंदर है बल्कि गुणी भी है। रूप तो बाहरी चीज है, असली चीज है गुण। अच्छे व्यक्ति को सौंदर्य से नहीं, उसके स्वभाव से पहचाना जाता है।
क्या तुम्हारी बेटी परीक्षा देने को तैयार है? हाँ हाँ बिल्कुल महाराज। अच्छा, तो एक एक करके आगे बढ़ो और राजकुमार के हाथ से प्रत्येक एक बीज ले लो। कन्याएं क्रम से आगे आती हैं। कोई उत्साहित है, कोई घबराई हुई। बीज लेते समय हर एक के मन में अलग अलग उम्मीदें हैं। इन बीजों को गमले में लगाओ। जिसके बीज से पौधा उगेगा वही इस राज्य की भावी रानी बनेगी। अब तुम सब जा सकती हो, जाओ। सभा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। कन्याएं अपने अपने मन में प्रश्न और आशाएं लिए लौट जाती हैं। सुमन घर पहुंचकर एक गमले में वह बीज लगा रही होती है। उसके मन में बहुत से प्रश्न चल रहे होते हैं। वह बूढ़ी माँ से पूछती है, माँ, आपको क्या लगता है, क्या मेरे गमले में पौधा उग सकता है? बेटी, बीज उगे या न उगे ये हमारे हाथ में नहीं। हमारा काम सिर्फ सच्चाई से उसे लगाना है। अगर मन साफ हो तो खाली गमला भी गवाही बन जाता है। दूसरी ओर बड़े आंगन में नैना राजा द्वारा दिया गया बीज नए मिट्टी के गमले में लगा रही थी। शारदा उसके पास बैठी थी। ध्यान से लगाना नैना, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। माँ, ये ठीक तो है ना? राजा को सिर्फ हरा पौधा चाहिए। नैना, सच क्या है वो कोई नहीं पूछेगा। अगली सुबह शारदा और नैना दोनों आंगन में रखे गमले के पास आकर खड़ी हो गईं। शारदा ने झुककर मिट्टी को देखा। वहां अब भी कोई हरियाली नहीं थी। अब तक तो कुछ निकल आना चाहिए था। ये बीज कहीं बेकार तो नहीं? माँ, हमने कल ही तो बीज लगाया है, थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। शारदा ने गहरी सांस ली। वह कुछ कहे बिना भीतर चली गई, पर उसका मन अशांत था। रात गहरी हुई। घर में सब सो चुके थे। शारदा धीरे धीरे बाहर निकली। उसके हाथ में एक छोटा गुलाब का पौधा था। वह चारों ओर देखकर गमले के पास बैठ गई। नैना का भविष्य यूं मिट्टी में नहीं छोड़ सकती। गमले में पौधा तो उगाकर ही रहूंगी। उसने सावधानी से मिट्टी हटाई, बीज को निकालकर एक ओर रख दिया और गुलाब का पौधा गमले में जमा दिया। इधर सुमन सुबह सुबह अपने गमले के पास आकर बैठ गई। मिट्टी वैसी ही थी, न कोई अंकुर, न कोई हरियाली। देखो माँ, मेरी किस्मत इतनी रूखी है कि इस बीज से भी कुछ नहीं निकला। बेटी, किस्मत को इतना दोष मत दे। अभी कुछ दिन बचे हैं, इंतजार करते हैं, पौधा निकल जाएगा। अगर सबके गमलों में पौधे उगाए और मेरे में नहीं, तो मैं क्या कहूँगी? तू सच लेकर जाएगी सुमन। कभी कभी सच सबसे पहले अकेला ही खड़ा होता है। अगली सुबह राज दरबार में सभी कन्याएं अपने अपने गमलों के साथ खड़ी थीं। अधिकतर गमलों में हरे भरे पौधे लहलहा रहे थे। माता पिता गर्व से उनके पीछे खड़े थे। नैना आगे की पंक्ति में थी। उसके गमले में गुलाब का स्वस्थ पौधा था। शारदा का चेहरा खुशी से चमक रहा था। दरबार के एक किनारे सुमन खड़ी थी। उसके गमले में मिट्टी सूनी पड़ी थी। वह सिर झुकाए खामोश खड़ी रही। सुमन का गमला देखते ही शारदा हंस पड़ी। अरे, तेरे गमले में तो कुछ निकला ही नहीं। कितनी शर्म की बात है। चली जा यहाँ से। अगर राजा को पता चला कि तू मेरी बेटी है तो सबके सामने मेरी बेइज्जती होगी। सुमन ने कुछ नहीं कहा और गमले को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन वह अपनी जगह से हिली नहीं। कुछ ही पलों में राजा सिंहासन पर विराजमान हो गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। तो बताओ, तुम्हारे बीजों में से किसके बीज से पौधा निकला? महाराज, कृपा करके इधर देखिए। मेरी बेटी के गमले में कितना सुंदर गुलाब खिला है। इसे देखकर ही पता चलता है कि संस्कार और मेहनत कैसी होती है। हाँ महाराज, पूरे गांव में मेरी बेटी नैना जैसा गुण और रूप किसी में नहीं। यह फूल उसी की मेहनत का फल है। तभी राजकुमार राजेश ने शांत दृष्टि से सुमन की ओर देखा और बोला, सुमन, तुम्हारे बीच से कोई पौधा नहीं होगा? नहीं राजकुमार, मेरे बीज से तो कोई अंकुर ही नहीं निकला। एक पल का सन्नाटा छा गया। तभी राजा का स्वर अचानक कठोर हो उठा। तुम सब झूठ बोल रही हो। तुम में से कोई भी राजकुमार से विवाह योग्य नहीं है। दरबार में उपस्थित सभी चौंक उठे। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शारदा का चेहरा पीला पड़ गया। क्योंकि मैंने तुम सबको खराब बीज दिए थे। तो बताओ, खराब बीज से पौधे कैसे उग सकते हैं? तुम सभी अपने अहंकार और लालच में इतनी अंधी हो गईं कि तुम भूल गईं कि यह परीक्षा पौधे उगाने की नहीं थी, ईमानदारी की थी। और सुमन ही वो सच्ची और विनम्र कन्या है जिसे ना रूप का घमंड है, न संपत्ति का लोभ। वही मेरी पत्नी और इस राज्य की रानी बनने के योग्य है। यह सुनते ही शारदा सन्न रह गई। वह चालाकी से आगे आई और बोली, महाराज, सुमन भी मेरी ही बेटी है। ये क्या कह रही हो तुम? सुमन, क्या ये सच है? महाराज, ये सच कह रही है। मुझे सुमन जंगल में मिली थी, उपेक्षित, टूटी हुई, लेकिन ईमानदार। बूढ़ी माँ ने सारी कथा राजा को सुना दी। कैसे सुमन को घर से निकाला गया, कैसे उसने सच का साथ नहीं छोड़ा।
राजा का क्रोध शारदा और रघुवीर पर टूट पड़ा। जिस बेटी ने तुम्हारी लाज रखी उसी को तुमने अपमानित किया। ऐसे माता पिता दंड के पात्र हैं, सम्मान के नहीं। राजा के कठोर शब्दों के बाद शारदा और रघुवीर की निगाहें भरे दरबार में शर्म से झुक गईं। जिस बेटी को उन्होंने हमेशा तुच्छ समझा था, वही आज सबके सामने सम्मान पा रही थी। शारदा के चेहरे से घमंड मिट चुका था, उसकी आंखें नम थीं। महाराज, हमें माफ कर दीजिए। मुझसे नहीं, तुम दोनों को सुमन से माफी मांगनी चाहिए। सुमन, हमें माफ कर दे। हमने तुझे कभी कुछ समझा ही नहीं। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बेटी, हमने अन्याय किया। आज समझ आया कि असली मूल्य क्या होता है। मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। आज भी बस यही चाहती हूँ कि आपके मन में मेरे लिए कड़वाहट न रहे। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ सुमन। तू सच में यह सब पाने की हकदार थी। दिल से चाहती थी कि इस परीक्षा में तू ही सफल हो। दरबार में छाए उस भावुक मौन को राजा की गंभीर आवाज ने तोड़ा। आज ये सिद्ध हो गया कि सच्चाई और विनम्रता ही सबसे बड़ा गुण है। मैं घोषणा करता हूँ, राजकुमार राजेश का विवाह सुमन से होगा और इस कन्या की सच्चाई को संभालने वाली माँ भी सम्मान की पात्र है। इन्हें राजमहल में सम्मान पूर्वक स्थान दिया जाए। महाराज, मैंने तो केवल सच का साथ दिया था। माँ, आप आगे आइए और सुमन का हाथ मेरे पुत्र के हाथ में दे दीजिए। बेटे, मेरी बेटी का ध्यान रखना। आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा सुमन को खुश रखने की कोशिश करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे शेयर मार्केट क्या होता है। ठीक है, शेयर मार्केट क्या होता है या फिर स्टॉक मार्केट क्या होता है। ठीक है, शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट या आखिर होता क्या है। तो अगर आप एकदम बिगनर्स है, ठीक है, आप एकदम बिगनर्स है, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं, एकदम जीरो नॉलेज है, ठीक है, आपको क्या एकदम जीरो नॉलेज है, एकदम कोई भी नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो भी आपको बताऊंगा कि अगर 4, 5 या 6 क्लास का बच्चा भी रहेगा ना तो एकदम अच्छा समझ जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट जितना भी आपको डाउट रहता है, कुछ भी रहता है, वो क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, मैं 100% आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो देख लेने के बाद ना दूसरा कोई भी आपको वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट कुछ भी हो, मतलब दोनों सेम ही है। बहुत कोई शेयर मार्केट बोलता है, बहुत कोई स्टॉक मार्केट बोलता है, ठीक है। तो ये समझिए सबसे पहले होता क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से समझिएगा और देखिएगा, ठीक है। देखिए, शेयर मार्केट एक ऐसा जगह होता है ना, शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे कंपनीज जो है, कंपनीज मैं बोल रहा हूँ, कंपनीज मतलब कंपनी नहीं बोल रहा हूँ मैं, कंपनीज मतलब बहुत सारी कंपनियाँ होगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करता होता है ना, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में, जहाँ पर कंपनीज अपने शेयर्स को क्या करता है ना, कुछ हिस्सा, शेयर्स का कुछ हिस्सा, ठीक है, ये कंपनी है, ठीक है, ये मान के चलिए कोई कंपनी है, ठीक है, ये इसका मान के चलिए कंपनी है, ये ए नाम से कंपनी है, ठीक है, ए नाम से कंपनी है। ये क्या करेगा ना, अपना शेयर्स का कुछ हिस्सा क्या करता है ना, बेचता है, ठीक है। शेयर्स का कुछ हिस्सा क्या किया, बेच दिया। मान के चलिए इसके पास बहुत सारा शेयर्स है, मान के चलिए इसमें क्या किया ना, 1000 शेयर्स क्या किया, इसका शेयर्स का कुछ हिस्सा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या किया, 1000 मान के चलिए बेच दिया शेयर्स का। ये है कंपनी मान लीजिए ए नाम से या बी नाम से कोई भी कंपनी है, ठीक है। इसके पास क्या है, शेयर्स है, तो ये शेयर्स का अपना कुछ हिस्सा क्या किया ना, मान के चलिए कुछ हिस्सा में 1000 शेयर्स ये क्या किया ना, बेच दिया, ठीक है, बेच तो दिया। अब इसको लिया कौन, हम जैसे, आप जैसे बहुत से रिटेलर्स है या फिर जो भी है वो सब लिए, ठीक है। अब ये जो शेयर्स हो गया ना, ये शेयर्स 1000 शेयर्स है, अब उसी को क्या होता है ना, खरीदा जाता है और बेचा जाता है, बाय और सेल किया जाता है। समझ गए, मैं फिर से समझा रहा हूँ, नहीं समझे फिर से अच्छे देखिए। शेयर मार्केट में क्या होता है या फिर स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कंपनीज का, ये कंपनीज मान के चलिए ए नाम से कंपनी या कोई भी नाम से कंपनी है, बहुत सारे, करीब इंडियन मार्केट में करीब 5500 कंपनीज लिस्टेड है, 5500 प्लस कंपनीज लिस्टेड है, सोचिए, ठीक है। तो उसमें से कोई भी कंपनी, मान के चलिए ए नाम का कोई कंपनी, मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, वो क्या किया, अपना कुछ हिस्सा क्या किया, अब ये बेचा क्यों, ये भी मैं बताऊंगा आगे। ये अपना क्या किया, कुछ हिस्सा 1000 हिस्सा बेच दिया, ठीक है। तो बेचा किसको, कोई लेगा तब ना। तो हम आप जैसे बहुत से जो रिटेलर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी का शेयर्स को खरीदते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको बाय कर लिया मान के चलिए 1000 में, ठीक है। अब ये कंपनी क्या हुआ,
ऊपर गया, ये जो कंपनी मान लीजिए अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये कंपनी बेचा क्यों, ये भी बात है ना, कंपनी बेचा क्यों मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको इसमें बताता हूँ। 1000 शेयर्स इसने बेच दिया, तो लिया कौन, हम आप जैसे रिटेलर्स लिए, ठीक है, लेने वाला कमी नहीं है, ठीक है। अगर कंपनी अच्छा हो बशर्ते, बस फंडामेंटल एनालिसिस टोटल मतलब उसका बढ़िया होना चाहिए, ग्रोथ रोज प्रॉफिट में है कि नहीं है, रेवेन्यू टोटल अच्छा हुआ, तो मान के चलिए अच्छा शेयर्स का कंपनी अगर वो बेच रहा है तो क्या होगा, लेने वाला का थोड़ा लगेगा, वो तो चलिए ले लिया। अब यही जो शेयर्स है 1000 शेयर्स, क्योंकि ये 1000 से इसके पास बहुत सारा शेयर्स है, लेकिन ये क्या किया 1000 शेयर्स ही बेच रहा है, समझे, अपना जो कंपनी का कुछ हिस्सा का 1000 शेयर्स ही बेच रहा है, ना कि पूरा बेच दे रहा है, ठीक है। पूरा बेच रहा है तो समझिए कुछ झोल झाल है, या तो कंपनी डूबने वाली है, कुछ ऐसा होने वाला है, इसलिए बेच रहा है, लेकिन कुछ हिस्सा बेच रहा है तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। ये भी बताऊंगा क्यों बेच रहा है, ठीक है। मान के चलिए 1000 बेचा, तो लेने वाला मान के चलिए हम आप बहुत सारे हैं, तो हम लोग क्या किसी में बाई कर लिए, 1000 में ही बाई कर लिए। अब हमको 1000 में थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, मान के कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस किया, ऊपर गया, तो हम लोग क्या किए इसको फिर 1000 से जैसे 1010, 20, 50 या 1100 हो गया, तो हम लोग बेच दिए। तो बेचे कौन, तो लेगा कौन, अब हम आप जैसे रिटेलर्स नहीं लेंगे ना, लेने वाला कमी नहीं है। तो यही होता है ना, जो ये शेयर्स है कंपनी का, जो शेयर्स है, शेयर्स का कुछ हिस्सा जो है ना, ये जो कंपनी क्या किया बेचा ना, तो हम रिटेलर्स, हम आप जैसे रिटेलर्स जो लिए, उसी में क्या होता है बाई और सेल होता है, समझ गए। ये जो शेयर्स है ना 1000 या जितना भी 110, 20 या 1000, 10,000 जितना भी शेयर्स है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो इसी में क्या होता है ना बाई सेल होता है, मतलब खरीदते और बेचते हैं, समझ गए, क्लियर हो गया। अब देखिए मतलब ये शेयर्स में ही होता है बाई और सेल, समझ गए, ये शेयर्स का ही बाई सेल होता है। देखिए कंपनी बेचा क्यों ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब कंपनी को मैंने पहले ही बताया कि कंपनी क्या करता है, शेयर्स क्या रहता है कंपनी का, एक छोटा सा हिस्सा रहता है, वो बेचता है वो, समझ गए। तो आप मान के चलिए कंपनी का अगर आप शेयर्स बाय कर लिए ना, मान के चलिए ये 1000 बेच रहा है, ठीक है, इसमें से आप मान के चलिए एक शेयर्स भी अगर बाय कर लिए, ये एक शेयर्स भी, तो आप क्या हो गए ना, कंपनी का आप छोटा सा हिस्सेदारी खरीद लिए, कंपनी का आप खुद को छोटा सा मालिक बोल सकते हैं, क्योंकि आपने इस कंपनी का, ए नाम का जो कंपनी था, उसमें से क्या किया, आपने 1000 में से एक शेयर्स कंपनी का बाई कर लिया, तो आप कंपनी का क्या हो गए, हिस्सेदारी हो गए। मान के चलिए इसके पास तो लाखों करोड़ों शेयर्स होगा, लेकिन वो अपना कुछ हिस्सा 1000 शेयर्स बेचा, वो क्यों बेचा वही बताऊंगा, ठीक है, बेच दिया। आपने क्या किया, इसका 1 शेयर बाई किया, या 2 शेयर, या 10 शेयर, या 20 शेयर, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर 1000 बता रहा हूँ, ऐसा 1000 कुछ नहीं है, समझ गए, ठीक है। तो आपने इसका क्या किया, एक शेयर से बाई किया ना, तो आप कंपनी का क्या होगा, छोटा सा मालिक हो गए, क्योंकि आपने उस कंपनी में एक शेयर्स लिया, मतलब हिस्सेदारी खरीद लिया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए कंपनी शेयर्स बेचता क्यों है, कंपनी का ये शेयर्स बेचता क्यों मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कंपनी को, जैसे ये नाम का कंपनी था, ये अपना शेयर्स बेचा क्यों, ये अपना शेयर्स बेचा क्यों, तो देखिए ये बेचा क्यों कि इसको पैसा का ज़रूरत होगा। आपको पता है, मान के चलिए कंपनी है, वो तो ऐसे नहीं चल रहा, उसको कभी कभी ना किसी ना चीज़ का, किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा ही, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये जो अपना 1000 शेयर्स बेचा, ये बेचा क्यों, पैसे की ज़रूरत है, इसीलिए बेचा है। अब क्या हो सकता है पैसा की ज़रूरत में, कंपनी हो सकता है अपना बिजनेस, बिजनेस को है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, मान के चलिए कोई नया प्लांट लगा रहा है, फैक्ट्री लगा रहा है, ठीक है, या फिर उसके पास अगर कंपनी का अगर डेप्ट बढ़ गया है, या हो सकता है सैलरी देने के लिए कर्मचारी सबको, स्टाफ को, तो कोई भी चीज़ हो सकता है कि ज़रूरत के हिसाब से, मतलब पैसा का मेन उसका मोटिव क्या है, ज़रूरत पैसा है, तो इसीलिए वो क्या किया कंपनी अपना बेचा। कभी कभी डेप्ट के लिए बेच देता है कि डेप्ट ज़्यादा हो गया, तो चलो कुछ कंपनी का शेयर्स के हिस्सा बेच दे तो कुछ पैसा होगा, तो यहाँ से डेप्ट मतलब ऋण चुका दिया जाएगा, बिजनेस का ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए, फैक्ट्री या प्लांट लगाने के लिए, समझ गए, हो गया, क्लियर हो गया आपको। तो ये कंपनी शेयर्स बेचता क्यों, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया कंपनी शेयर्स क्यों बेचती है, मेन इसका जो मोटिव है पैसे कमाने के लिए, पैसा का ज़रूरत होता है ना, मान के चलिए नया प्लांट ये वो जो, तो ठीक है। अब देखिए, अब आप या हम, ये जो कंपनी का 1000 शेयर्स ये जो बेच दिया था अपना 1000 शेयर्स, ठीक है, ये जो बेचा था 1000 शेयर्स, ये 1000 ही एग्जाम्पल के तौर पे है, ठीक है, इसको मत समझिए कि ये, क्योंकि 1000 ऐसा कुछ नहीं है, समझ गए, कंपनी के पास लाखों करोड़ शेयर्स रहता है, ठीक है।
अब देखिए ये 1000 यहाँ हम लिए क्यों इसका, हम लिए क्यों, हमको क्या जरूरत है इसका कंपनी में। एक भी शेयर्स हमने बाय किया, एक भी शेयर्स मान के चलिए, एक भी शेयर्स हमने बाय किया, एक भी शेयर्स, ये हमने क्या किया, बाय किया एक शेयर्स भी। तो आखिर हम लोग लिए क्यों, हमको क्या जरूरत था लेने का। देखिए इसका जरूरत इसलिए है, देखिए ये कंपनी जो 1000 शेयर्स बेचा है, ठीक है, मुझे पता है या आपको पता है कि ये जो कंपनी है ए नाम की, ये क्या है, इसका फंडामेंटल बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा कंपनी है। मतलब ये कंपनी ऐसा है कि इन फ्यूचर इसका और ग्रोथ बढ़ेगा। इसका जो कंपनी है ये प्रॉफिट में जा रही है, क्वार्टरली भी अच्छा है, फाइनेंशियल भी अच्छा है, मतलब ग्रोथ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कंपनी है। तो आपको ही पता है जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इसका शेयर्स का प्राइस भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है, शेयर्स का प्राइस भी बढ़ेगा। तो मान के चलिए इसके इतने जो 1000 शेयर्स बेचा था, ठीक है, हम लोगों ने बाय किया था एक शेयर्स भी, तो हम लोग क्यों बाय किया था, प्रॉफिट कमाने के लिए बाय किए थे। हम लोगों ने क्यों बाय किए थे, मेन मोटिव तो हम लोग को ही पैसा कमाना, हम लोग तो पैसा झूठ का फेंकने तो यहाँ नहीं आए ना। तो हम लोग क्या करेंगे या किए, क्यों किए, हम लोगों ने इसका एक शेयर भी बाय किए, तो क्या, पैसे कमाने के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने बाय किए एक शेयर्स भी, क्यों बाय किए, पैसे कमाने के लिए, ठीक है। अब शेयर्स का प्राइस 1000 से थोड़ा ऊपर गया, ठीक है, 1000 से मतलब ऐसे मार्केट ऐसे जाता है ना, ऐसे ऐसे जाता है या ऐसे ऐसे गिरता है, या तो फिर ऐसे सडनली चढ़ गया या फिर सडनली गिर गया, यही होता है, ठीक है। तो अब 1000 से शेयर्स है, कंपनी अच्छा परफॉर्म की, तो क्या होगा ना, कंपनी का जो शेयर्स का प्राइस ऊपर जाएगा, क्या होगा, 1001 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1000, 5, 10, 1100 चला गया, मान के चलिए करते करते परफॉर्म 1100 चला गया। अब आपको यहाँ 100 का प्रॉफिट दिख रहा है, मान के चलिए तो 1000 शेयर्स अगर बाई किया होगा, ठीक है, अब ये 1100 हो गया, तो उसको क्या होगा, मतलब 1100 हो गया, तो 100 का प्रॉफिट दिख रहा है उसको, ठीक है। मान के चलिए एक शेयर से बाई किया, तो उसको एक शेयर्स का हिसाब से प्रॉफिट दिखेगा। अब ये हो सकता है कि एक शेयर्स का कीमत कितना है, 5 रुपये भी हो सकता है, 50 रुपये भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, ठीक है, या 100 भी हो सकता है, या फिर 1000 हो सकता है, ठीक है। मतलब वो डिपेंड करता है कि कौन सा कंपनी है, उसका एक शेयर्स का कीमत क्या है, 1 रुपये भी हो सकता है, 2 रुपये भी हो सकता है उसका कीमत, समझ गए। 5000, 10,000 ऐसा कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड जिसका 12,000, 13,000 MRF का एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, उसका शायद 1-1.5 लाख रुपए था या 2 लाख कुछ था, मतलब एक शेयर से बाई की समझिए 2 लाख रुपए का वो। और कोई होता है कंपनी की जिसमें एक शेयर बाई किए तो वो 2 रुपये का ही है, ठीक है। तो वो आपको डिपेंड करता है कि आपने कितना शेयर्स कितने रुपए पे बाई किया है, उस अनुसार आपको प्रॉफिट लॉस होगा। तो हम लोगों ने क्यों लिया, हम लोगों ने एक कंपनी का जो शेयर्स हम लोगों ने एक भी अगर लिया, शेयर्स खरीदे बाई किए, तो क्यों किए कि इसका फंडामेंटल कंपनी का बहुत अच्छा है, ये कंपनी इन फ्यूचर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, तो हम लोगों को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हम लोग ने इसलिए इसका एक शेयर्स बाई किए। हाँ, अगर ये कंपनी अच्छा नहीं है, परफॉर्म अगर हम लोग लेने के बाद अगर नीचे गिर गया तो क्या होगा, हम लोग को लॉस होगा। जितना आपने शेयर्स बाई किया कंपनी का, उस अनुसार क्या होगा, आपको लॉस होगा, उस अनुसार आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो यही होता है। अगर हम लोग को चलिए मान के चलिए कि हम लोग मैंने 100 शेयर्स लिया, ऊपर गया, मान के चलिए मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है, मान के चलिए 10 रुपये फ़ायदा हो रहा है एक शेयर्स में, ठीक है, मतलब ऊपर गया, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, 10 रुपये ऐसा कुछ नहीं है, मान के चलिए प्रॉफिट हो, हम लोग क्या किए कि चलो इसको बेच दिए, ठीक है। अब किसी को लगेगा कि चलो ये परफॉर्म अच्छा कर रहा है, तो हम मेरे ऐसा और बहुत कोई है, तो हम लोग वो क्या करेगा, वो खरीद लेगा। बेचा मैंने लेकिन खरीद लिया, हमारे जैसा ही बहुत इन्वेस्टर्स है या फिर रिटेलर्स है, जो भी है वो खरीद लिए। तो ऐसा ही होता है, इसमें क्या होता है, शेयर्स का खरीद और बिक्री होता है, मतलब क्या होता है, बाई और सेल होता है, समझ गए। तो शेयर्स का प्राइस ऐसा ही फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे। मान के चलिए शेयर्स अच्छा परफॉर्म किया, हम लोग इन्हें यहाँ देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे गया शेयर्स, मान के अच्छा परफॉर्म किया, यहाँ गया, ठीक है, मैंने बाई किया था यहाँ पे, अब यहाँ पे गया, मुझे लग रहा है यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है, हम लोगों ने क्या किया, हम यहाँ पे बुक कर लिए, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिए, लेकिन ये और आगे जाता तो मुझे और प्रॉफिट होता। अब बहुत को यहाँ पे बाई किया होगा, मैंने यहाँ सेल करके प्रॉफिट ले लिया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बहुत को क्या किया होगा, बाई किया होगा यहाँ पे, ठीक है, बाई किया होगा, और मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। तो यहाँ पे जो बाई किया होगा, हो सकता है यहाँ पे ही सेल करे, अब यहाँ पे ये भी बाई करने वाला होगा, समझ गए। तो ऐसा ही इसमें होते रहता है, हो सकता है यहाँ पे बाई किया, फिर यहाँ से फिर नीचे आ जाए, तो यहाँ पे जो बाई करेगा उसको क्या होगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बाई करेगा इस लेवल पे, यहाँ पे कोई सेल करेगा, तो ऐसा ही चार्ट ऐसा ही होता है,
जैसे यहाँ पे एक चार्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपको लगा हुआ चार्ट है। ये देखिए, ये देखिए, एक चार्ट लगा हुआ है। ये देखिए, ये एक चार्ट लगा हुआ है। देखिए ऐसा है, जैसे यहाँ पे कोई बाई किया, ठीक है, यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है, यहाँ पे कोई सेल किया, ठीक है, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ कोई बाई कर लिया, फिर यहाँ पे कोई बाई किया, यहाँ पे सेल कर दिया, या फिर यहाँ पे कोई बाई किया लेकिन उसको यहाँ नीचे आया तो यहाँ लॉस हो गया, एसएल बुक मतलब एसएल लग गया, उसका लॉस हो गया यहाँ से। यहाँ पे कोई बाई किया तो यहाँ पे सेल किया। तो ऐसा ही देखिए चार्ट ऐसा ही बनता है। ये देखिए शेयर मार्केट में चार्ट ऐसा ही बनता है। ये इंडेक्स का चार्ट है, लेकिन कोई भी स्टॉक का चार्ट ऐसा ही बनता है, इसी टाइप का बनता है। देखिए यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे कोई मान के सेल कर दिया, फिर यहाँ पे कोई बाई किया, यहाँ पे हो सकता है सेल कर दे, फिर होता है यहाँ कोई बाई किया हो तो यहाँ से उसका प्राइस नीचे आएगा तो फिर यहाँ से लॉस हो जाएगा। समझ गए? तो ऐसा ही आपको चलते रहता है। समझ गए? तो शेयर्स अगर आप किसी कंपनी का बाई कर रहे हैं तो उसमें कैसे प्रॉफिट होता है, इसी तरह प्रॉफिट होता है। समझ गए? शेयर्स का प्राइस ऊपर गया तो आपको यहाँ से प्रॉफिट होगा, नहीं तो फिर आपको यहाँ से लॉस हो जाएगा। समझ गए? तो मैं आपको यहाँ से भी एक बार बताता हूँ। अब देखिए इसमें एक और किस तरह का प्रॉफिट होता है। कंपनी क्या करता है ना, डिविडेंड देता है। तो कंपनी क्या करता है ना, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, मान के चलिए कंपनी अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कंपनी को प्रॉफिट हुआ अच्छा, तो कंपनी क्या करेगा ना, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या करता है ना, अपने इन्वेस्टर्स को देता है। जो कंपनी का हिस्से में मतलब उसका शेयर्स लिया है उसको बोलता है इन्वेस्टर्स। ठीक है, क्योंकि आप कंपनी का शेयर्स बाय किए तो जैसे कंपनी अच्छा परफॉर्म किया है तो क्या करता है, अपना प्रॉफिट में तो कुछ हिस्सा क्या करता है ना, इसको देता है इन्वेस्टर्स को। समझ गए? तो उससे भी डिविडेंड से भी क्या क्या होता है, प्रॉफिट कमाया जा सकता है। समझे? तो जो कंपनी जो परफॉर्म जो अच्छा कर रही है उसका प्रॉफिट में तो कुछ हिस्सा अगर देती है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, तो उसको डिविडेंड बोला जाता है। समझ गए? तो शेयर मार्केट में ऐसा ही होता है, शेयर्स का खरीद और बिक्री होता है, बाय और सेल होता है, बाय और सेल होता है शेयर्स का। कंपनी का एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, कंपनी है, इसका कुछ हिस्सा जो रहता है शेयर्स का 1000 या 5 शेयर या 10,000 है। अब ये डिपेंड करता है कि एक शेयर इसका 5 रुपये का है कि 1 रुपये का, या 500 का या 5000 का। तो आप इसका मान के चलिए 5000 का एक शेयर है, आपने 2 शेयर से बाय किया, आपने 10,000 का बाय कर लिया, तो आपको जो प्रॉफिट होगा उस अनुसार आया होगा। ये ऊपर जाएगी आपको 10,000 में तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो नीचे जाएगा तो आपको 10,000 में से लॉस होगा। बस वैसा ही होता है। समझ गए? तो कंपनी क्या है शेयर मार्केट में, मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया। कंपनी क्या करता है, शेयर्स बेचती है, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं। समझ गए? और ये जहाँ पे ये लिस्ट होता है शेयर मार्केट में, ये कहाँ पे लिस्ट होता है, स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज कौन है, हम लोग का इंडिया का NSE है। देखिए मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, ये वाइड करके देखिए यहाँ से स्टॉक मार्केट का ये लिस्ट कहाँ होता है, पी स्टॉक सब NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक होता है आपको BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। समझ गए? तो ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज रहता है। तो इस पे ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे क्या होता है, इंडियन शेयर मार्केट का शेयर स्टॉक मतलब लिस्टेड होता है। समझ गए? अब इसमें आप ट्रेड करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट का जरूरत पड़ता है। डीमेट अकाउंट के लिए आप कोई भी शेयर्स को अगर बाय और सेल करेंगे ना, तो उसमें आपको डीमेट अकाउंट का जरूरत पड़ता है। तो बहुत सारे डीमेट अकाउंट है, एंजल वन है, जैसे ग्रो है, आप स्टॉक्स है, जीरोधा है, बहुत सारे डीमेट अकाउंट है। उसमें आपको पैन कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर और आपका आधार कार्ड नंबर चाहिए होता है। तो उससे आपको क्या होता है, उसमें आप ID बना करके शेयर्स को बाय सेल कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। समझ गए? तो क्लियर हो गया आपको शेयर मार्केट क्या होता है और इसमें आप कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं। अब आपको शेयर्स में जैसे आपने डिलीवरी में बाय किया है, ठीक है, अब आपको लग रहा है कि आप एक दिन के लिए आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपने जैसे लिया उसका शेयर प्राइस बढ़ गया तो आपको क्या होगा, तुरंत प्रॉफिट होगा, तुरंत बाय भी मतलब करके तुरंत सेल भी करके निकल सकते हैं। नहीं तो फिर अब 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 5 साल, 10 साल भी मतलब आप शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं। समझ गए? आपको जितना मन आप कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अच्छा खासा प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, नहीं तो फिर आप उसको होल्ड कर सकते हैं। अगर शेयर्स का प्राइस नीचे आ रहा है तो आप उसको लॉस में बुक कर सकते हैं, मतलब आपको उसमें लॉस लग जाएगा। समझ गए? तो इसी में प्रॉफिट और लॉस होता है। समझ गए? आपको लग रहा है कि आपका प्रॉफिट 1 महीना में हो गया तो 1 महीना में प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए आप, ठीक है, 1 महीना में। और आपको लग रहा है कि नहीं मेरा तो 1 महीना लॉस हो गया तो आप वहाँ से लॉस बुक करके निकल जाइए। नहीं तो आपको लग रहा है कि ये परफॉर्म अच्छा करेगा, अच्छा कंपनी है, तो आप 1 साल, 2 साल, 3 साल तक भी होल्ड कर सकते हैं। समझ गए?
इसमें क्या होता है, प्रॉफिट फिक्स नहीं होता है, लॉस कभी भी हो सकता है, शेयर्स का प्राइस नीचे हुआ तो बिना नॉलेज का ये सब नहीं करना चाहिए। समझ गए? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कहीं भी कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नहीं समझ में आया फिर से देखिएगा। तो शेयर मार्केट रिलेटेड मैंने आपको बताया तो आपको कोई वीडियो देखने का और ज़रूरत नहीं पड़ेगा।